अगर आपने 25 साल पहले 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो वो आज कितना होता? स्टॉक्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में या बस बैंक अकाउंट में पड़ा रहता? आज हम देखेंगे कि पैसा एक्चुअली ग्रो कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट बुक्स के प्रिंसिपल्स और रियल मार्केट हिस्ट्री के बेसिस पर। ये वीडियो स्टॉक टिप्स या ट्रिक्स के बारे में नहीं, बल्कि लेजेंडरी इन्वेस्टमेंट बुक्स के प्रिंसिपल और आइडियाज पे है। और साथ ही लास्ट 25 ईयर्स में असेट्स ने एक्चुअली परफॉर्म कैसे किया। अगर आप ये समझ गए तो आप पैसों को कभी सेम तरह से नहीं देखोगे। पार्ट 1, बुक्स हमें मनी के बारे में क्या सिखाती हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट बुक्स के बारे में सोचते हैं तो लगता है वो रिटर्न्स के सीक्रेट बताएंगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, मोस्ट लेजेंडरी बुक्स रिटर्न के बारे में कम और रिस्क के बारे में ज्यादा बात करती हैं। मनी ग्रो करने से पहले मनी लूज ना हो, ये समझना जरूरी है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम एक सिंपल सी बात कहते हैं, मार्केट का अप डाउन डेंजरस नहीं है। रियल रिस्क तब होता है जब आप परमानेंटली पैसा लूज कर देते हो। इसीलिए उन्होंने कंसेप्ट दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब इन्वेस्ट करते वक्त एक्साइटमेंट से नहीं, प्रोटेक्शन से सोचो। नेक्स्ट इज अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। इसमें मैल्कियल कहते हैं, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ज्यादा लोग मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर सकते। इसलिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग का आइडिया पावरफुल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर है। जर्मी सीगल की स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन ने सेंचुरीज का डेटा स्टडी किया एंड ये कंक्लूड किया, शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटीज ने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की है। फिर आती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक हमें याद दिलाती है कि आपका बिगेस्ट एनिमी मार्केट नहीं, आपका बिहेवियर है। फियर और ग्रीड ही वो फोर्सेस हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं। इन्वेस्टिंग मैथ से कम और साइकोलॉजी से ज़्यादा चलती है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या आइडियाज़ और प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। Part 2, How assets actually grew in last 25 years. Let's start with stocks. 2000 डॉट कॉम बबल बस्ट। लोगों ने टेक स्टॉक्स में पैसा लगाया था बिना प्रॉफिट के, मार्केट गिरा। फिर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट हाफ हो गया। फिर कोविड क्रैश, फ्यू वीक्स में पैनिक सेलिंग। हर बार लोगों ने सोचा इस बार डिफरेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स कुछ और कहते हैं। इन लास्ट 25 इयर्स ने स्टॉक्स ने अराउंड 2000 परसेंटेज से भी ज्यादा की ग्रोथ दी और 11% का ईयरली कैगर दिया। स्टॉक्स ने वॉलेटिलिटी तो दी, लेकिन टाइम के साथ ग्रोथ भी दी। नेक्स्ट इज रियल स्टेट्स। रियल स्टेट्स का गेम डिफरेंट है, स्पेशली ग्रोइंग सिटीज में। प्रॉपर्टी प्राइसेस ने सिग्निफिकेंट एप्रिसिएशन दिखाई, लेकिन सिर्फ प्राइस नहीं, रेंटल इनकम, लेवरेज, लॉन्ग होल्डिंग पीरियड, ये तीन चीज मिलाकर रियल स्टेट को पावरफुल बनाती है। लेकिन याद रखो, ये लिक्विड नहीं, आप एक क्लिक में सेल नहीं कर सकते। एंट्री कॉस्ट हाई है, ये पेशेंस एंड हाई इन्वेस्टमेंट का गेम है। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का बिहेवियर इमोशनल है। जब फियर बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन होती है, जब अनसर्टेनिटी होती है, गोल्ड शाइन करता है। 2000 से 2009 के बीच गोल्ड 4400 से बढ़कर 14,000 तक गया। ये पीरियड रिलेटिवली स्टेबल था। गोल्ड ने इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंटली आउटपेस किया। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटी और सस्टेन्ड इन्फ्लेशन ने गोल्ड को पुश किया। 2010 में 18,500 क्रॉस किया और 2019 तक गोल्ड प्राइसेस 40,000 के पास पहुंच गए। फिर 2020 पैंडेमिक, लॉकडाउन्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, हाई इन्फ्लेशन का पीरियड था। गोल्ड ने एक्सलेरेशन दिखाई, 48,000 in 2020, 70,000 in 2024 and crossed 1 lakh in 2025। यहाँ एक क्लियर पैटर्न दिखा। गोल्ड का कैगर 2000 के बाद से एवरेज इंडियन इन्फ्लेशन से कंसिस्टेंटली हायर रहा।
जब इन्फ्लेशन स्पाइक होती है, गोल्ड प्राइसेस शार्पली रिएक्ट करते हैं। लेकिन याद रखो, गोल्ड का प्राइमरी रोल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो प्रोटेक्शन देता है और कभी-कभी अनसर्टेनिटी में आउट परफॉर्मेंस भी। लास्ट इज फिक्स्ड इनकम, जिसमें आ जाता है हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक डिपॉजिट्स, एफडी, आरडी और बॉन्ड्स। फिक्स्ड इनकम असेट्स स्टेबिलिटी देते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड। आपको पता होता है कितना मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन 20-25 साल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन्फ्लेशन के बाद रियल रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं। ये ग्रोथ इंजन नहीं होते, ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। अब अगर हम 2000 से 2025 तक का रियल कंपाउंडिंग कंपेयर करें तो सेंसेक्स ने रफली 10.9% कैगर दिया, गोल्ड ने सरप्राइजिंगली हायर कैगर दिया ऑफ अराउंड 13.5% और बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड हाई क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स ने लॉन्ग टर्म में 7 to 8% के बीच में डिलीवर करा। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हाईएस्ट कैगर गोल्ड का रहा, लेकिन वॉल्टिलिटी स्टॉक्स में ज़्यादा थी, स्टेबिलिटी बॉन्ड्स में थी। स्टॉक्स हमारे ग्रोथ इंजन है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्टिलिटी हाई होती है, क्रैशेस आते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग पावरफुल होती है। गोल्ड प्रोटेक्शन लेयर है, गोल्ड का कैगर इन्फ्लेशन से हायर रहा, लेकिन हर फेज में आउट परफॉर्म नहीं किया। तो सीक्वेंस मैटर करता है, कभी कभी आउट परफॉर्म करता है, लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रोथ इंजन नहीं होता है। बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम, ये हमारे स्टेबिलिटी एंकर है, जिनकी वॉलेटिलिटी लो होती है और रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं, लेकिन क्राइसिस के टाइम ये पोर्टफोलियो को कुशन देते हैं। अगर 25 साल का डेटा देखो, हर असेट का अपना सीजन है। फियर गोल्ड लीड करता है, ग्रोथ स्टॉक्स लीड करते हैं और अनसर्टेनिटी बॉन्ड स्टेबिलिटी देते हैं। इसलिए स्मार्ट एलोकेशन ये नहीं पूछता कौन सा असेट बेस्ट है, वो पूछता है हर असेट का रोल क्या है, हर असेट में कितना इन्वेस्ट करना है। पोर्टफोलियो तब स्ट्रांग होता है जब तीनों का रोल क्लियर होता है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा हो सकता है: 60% इन स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, 25% इन गोल्ड फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन, 15% इन एफडी फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स। कमेंट करके बताइए कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे एलोकेट करेंगे। हर साल कोई एक असेट नहीं जीतता है, लेकिन साथ में ये पैनिक रिड्यूस करते हैं और कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करते हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हमें मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, हमें रिस्क को मैनेज करना है।